हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को याद होगा कि हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किए थे। किसको? सॉलिड स्टेट को स्टार्ट किए थे, जो कि हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग समझा था। उम्मीद है आप लोग जो है पढ़े होंगे एक बार और चीज़ों को क्लियर करके आज के क्लास को देख रहे होंगे। तो बिल्कुल आज जो हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करेंगे। चूँकि हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा बेसिक लिक्विड और गैस के बारे में भी हम लोग जाने थे, तो अब हम लोग मेनली मुद्दा पे आएंगे, पॉइंट पे आएंगे और टाइप्स ऑफ सॉलिड को भी समझेंगे। सॉलिड जो है कितने प्रकार के होते हैं, सॉलिड की सारी प्रॉपर्टी हम लोग पिछले वीडियो में कर रखे हैं। तो आप लोग ने अगर किसी भी कारण बस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर पिछले वीडियो को देख लें, तभी जो है आज का वीडियो भी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड को। ओके, देखिए यहाँ पे एक नोट्स जो है आप लोगों को याद रखना होगा। और नोट्स चूँकि पिछले वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाया था, क्या है नोट्स? एवरी सॉलिड अ फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी क्या है कि प्रत्येक ठोस में परमाणु की व्यवस्था जो है निश्चित होती है। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो है एटम का ही खेला है आपका सॉलिड में, यानी एटम अगर ज़्यादा एकदम करीबी से मिला हुआ रहेगा तभी जो है एक सॉलिड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या कह रहा है कि एवरी सॉलिड अरेंजमेंट ऑफ एटम, यानी कोई भी जो है सॉलिड का अगर अरेंजमेंट होता है तो उसमें मुख्य भूमिका निभाता है। कौन निभाता है? एटम निभाता है। यानी जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक सॉलिड को बनाने के लिए एटम की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे ईंटों को जब आप जोड़ते चलेंगे तो एक घर का निर्माण हो जाएगा। उसी प्रकार बहुत सारे एटम को अगर आप जोड़ते चलेंगे तो एक क्या होगा? सॉलिड का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि एवरी सॉलिड अ फिक्स अरेंजमेंट ऑफ एटम। ओके, देखिए यहाँ पे उसका अरेंजमेंट दिया हुआ है कि जो है सॉलिड जो है एटम जो है कुछ इस तरह से जो है बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं और तभी जो है एक सॉलिड का क्या होता है, निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ सॉलिड को देखते हैं। देखिए सॉलिड कितने टाइप्स को होते हैं? तो सॉलिड जो होते हैं वो आपका 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए आप मेनली सॉलिड के डिटेल्स में हम लोग जाने लगे हैं और सॉलिड के डिटेल में जाकर थोड़ा सा समझेंगे कि सॉलिड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। सॉलिड देखिए यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और आपका एमरफस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमरफस सॉलिड क्या है, हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को समझेंगे। पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोग प्रॉपर्टी को समझे थे सॉलिड का, उसी प्रकार अब हम लोग इसका टाइप्स यानी एक प्रकार का सॉलिड को समझेंगे जो कि है क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्या है? द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आर रेगुलरली अरेंज इन क्रिस्टल इज नॉन अनक्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैसे ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में सजे हुए होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, देखिए एकदम निश्चित ज्यामिति में एकदम सजा हुआ है एटम सब। अगर ये है यहाँ पे तो एकदम फिक्स है कि ये भी जो है यहाँ पे रहेगा। तो एकदम अगर निश्चित ज्यामिति में सजा हुआ रहेगा एटम सब तो वो क्या हो जाएगा? वो क्रिस्टलाइन हो जाएगा। एमरफस सॉलिड की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस की, तो द सॉलिड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयन एंड मॉलिक्यूल आर रेगुलरली अरेंज्ड इन क्रिस्टल इज नॉन इज एमरफस सॉलिड। मतलब यदि ठोस के अवयवी कण अणु परमाणु आयन अनियमित रूप से जो है जुड़े हुए रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एमरफस सॉलिड। यानी इसमें रेगुलरली जो है अरेंज रहते हैं और इसमें जो रहते हैं वो आपका रहते हैं इरेगुलरली। यानी इरेगुलरली में मतलब क्या है कि इसमें जो है अनियमित रूप से जुड़े हुए रहते हैं, एक इधर तो एक उधर, मतलब कोई उसका निश्चित ज्यामिति नहीं होता है एमरफस टाइप के सॉलिड में। और क्रिस्टलाइन टाइप्स के सॉलिड में क्या होता है? एक निश्चित ज्यामिति में जुड़े हुए रहते हैं। यही दोनों का डिफरेंट है। आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, एमरफस और आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस का। ये जो आपका बिहार बोर्ड, जेएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सब में जो है पूछ चुका है ये सवाल। देखिए एमरफस सॉलिड का पिक्चर से समझिए कि इसका देखिए एटम का अरेंज होने का जो है वो कोई निश्चित नहीं है, जैसे मन तैसे। मतलब क्या हुआ, एक बोरा में जो है ईंट भर के लाएं और जैसे मन तैसे क्या कर दिए, उसको लाकर ढार दिए तो क्या हो गया? एमरफस सॉलिड हो गया। वहीं अगर हम उन ईंटों को एक निश्चित रूप से सजाएं, मतलब नहीं होता एक सजा कर रखे हैं, कुछ एकदम इस तरह से सजा कर रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया। एकदम रियल लाइफ का एग्जांपल है। अब चलिए नेक्स्ट में अब हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्टिंक्विशिंग बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमरफस सॉलिड यानी क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ विभेद को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में
उससे पहले हम लोग इसका विभेद, कुछ विभेद होते हैं एमॉर्फस और सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के, विभेद को समझ लेते हैं। क्या है विभेद, देखिए समझिएगा यहाँ पे। आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी नेचर, यानी समदेशिक और विषमदेशी प्रकृति। कौन समदेशिक प्राकृतिक होते हैं, कौन विषमदेशिक प्राकृतिक होते हैं, समझिएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले आप समझिए आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है। आइसो का मतलब होता है सेम और ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी दिशा। अब क्या है, यदि ठोस में प्रत्येक दिशा में, यानी ठोस के, यानी ये अगर कोई ठोस है तो उसके अगर प्रत्येक दिशा में क्वथनांक, गलनांक, अपवर्तनांक, प्रतिरोध, चालकता आदि गुणों का मान जो है सभी दिशा में बराबर हो। कहने का मतलब क्या है, अगर ये ठोस है तो अगर या इतने दूर का अगर हम काट के इसका अगर हम गलनांक को देखें तो वो सेम होना चाहिए सभी पार्ट के बराबर। अगर हम इस पार्ट का अपवर्तनांक भी सभी पार्ट के बराबर ही होना चाहिए, क्वथनांक भी सभी पार्ट का बराबर ही होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा समदेशिक प्राकृतिक। यानी किसी भी ठोस के किसी भी भाग को अगर हम अलग करते हैं तो उसका सेम प्रॉपर्टी होगा बाकी सब पार्ट का। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समदेशिक प्रकृति कहेंगे। यानी इट द वॉल्यूम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी etc आर इक्वल इन ईच डायरेक्शन इन द सॉलिड देन कॉल्ड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी सॉलिड में अगर किसी भी जो है हर एक जगह पे जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, इन सभी का जो है आपका मान वो सेम रहता है हर एक पार्ट में, यानी हर एक जगह पे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। एनिसोट्रोपिक क्या होता है कि यदि ठोस में भौतिक गुण जैसे क्वथनांक, गलनांक, अपवर्तनांक आदि का मान सभी दिशा में जो है एक समान नहीं रहता है, यानी किसी ठोस का अगर हम एक पार्ट को काट कर अलग करेंगे तो इतना पार्ट का जो है वो अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा और उसका इन सभी पार्टों का जो क्या होगा वो अलग मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी सब जगह जो है वो सेम नहीं रहेगा, यानी अलग अलग रहेगा। तो उस प्रकार के जो है प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहेंगे, एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी कहेंगे। यानी किसी भी ठोस के हर एक जगह पे जो है उसका भौतिक गुण यानी गलनांक, क्वथनांक और अपवर्तनांक अगर सेम नहीं रहता है तो वो क्या कहलाता है, एनिसोट्रोपिक कहलाता है। ओके, अब देखिए तीसरा जो है यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है समझिए, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस एग्जिस्ट द इक्विलिब्रियम और बोथ द फॉर्म हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वह तापमान जिस पर सामान्य दाब यानी वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है, जो नेचर में जो दाब होता है कि अधीन कोई ठोस पिघलता है और उसका जो है गलनांक कहलाता है। मतलब क्या है कि जो वायुमंडल में जो दाब है, वायुमंडल में आप लोगों को पता होगा कुछ ना कुछ उसका नेचर में जो है उसका अपना दाब है, उसके दाब के जो है अधीन यानी उसके दाब पर ही कोई अगर ठोस पिघलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, यानी गलनांक बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे अगर गलनांक की बात करें तो ऑक्सीजन का जो है गलनांक पॉइंट होता है वो आपका 55 केल्विन, नाइट्रोजन का 63, एथिल अल्कोहल का जो है आपका 273, एथिल अल्कोहल यहाँ पे एथिल अल्कोहल का जो होगा आपका 159 होगा, बर्फ का जो होगा 273 होगा, सोडियम का जो होगा आपका 371 होगा, मैग्नीशियम का 920, सोडियम का आपका सोडियम क्लोराइड का जो होगा 1077 और मैग्नीशियम का जो होगा 1260 होगा। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट है नेचर में। ओके, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा ताकि आपका जो है न्यूमेरिकल में ये सब काम आता है। न्यूमेरिकल बनाते समय ये सभी जो है चीज़ें आप लोगों का यूज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग समझ चुके हैं इसका जो है कुछ सम जो है डिस्टिंक्शन था, तो वो उन सबों को हम लोगों ने समझ लिया है यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका जिक्र मैं कर रहा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह जो है टॉपिक है और ये क्वेश्चंस है जो कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार जो है क्वेश्चन पूछ चुका है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और इस क्वेश्चन का जो है आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप लोग चैनल पे बने रहें, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। वीडियो पे जो है लाइक नहीं आ रहा है गाइज, वीडियो पे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, तभी जो मुझे एनर्जी मिल पाएगी और मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ला पाऊँगा। अगर आप लोग जो है लाइक्स नहीं करेंगे तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आ पाएगी, मेरा एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा घट जाएगा और जो है मज़ा नहीं आ पाएगा। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, तभी जो है वीडियो ज़्यादा भी आएगी
और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी भी। तो ओके, बिल्कुल लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।